अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात महाकुंभ की कर लेते हैं, जो कि 13 जनवरी से संगम नगरी प्रयागराज में शुरू होने वाला है और जिसके लिए देश और दुनिया भर से साधु, संत और सन्यासियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मोहमाया से दूर इन साधुओं में कुछ अपने अनोखे पहनावे और कुछ अपने अनोखे हठ योग के कारण इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। ऐसे ही कुछ अनोखे साधुओं पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। त्रिवेणी का ये शहर धर्म और अध्यात्म के सबसे बड़े मेले के लिए पूरी तरह से सजकर तैयार है और तैयार हैं ये साधु संत पहले शाही स्नान के लिए, जो कि 14 जनवरी को होने वाला है। इसके लिए देश के कोने कोने से एक से बढ़कर एक साधु संत संगम के इस पवित्र तट पर पहुंच चुके हैं। इन्हीं में से एक हैं ये जंगम साधु, जो गेरुआ लुंगी कुर्ता, सिर पर दशनामी पगड़ी और पगड़ी पर तांबे पीतल के बने गुलदान में मोर पंखों का गुच्छा और हाथ में विशेष घंटी धारण करते हैं। यही पहचान है इन जंगम साधुओं की। इनके महाकुंभ में पहुंचने के बाद से हर तरफ सिर्फ इनकी ही चर्चा है, क्योंकि ये शिव और शक्ति के सबसे अनोखे साधक कहे जाते हैं। महाकुंभ में अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। हमारी मौजूदगी एक छावनी इलाके में आप देख सकते हैं। ये जंगम साधु हैं जो माथे पर कलगी लगी हुई है, पगड़ी है, भजन गा रहे हैं और भजन गाते गाते पूरे महाकुंभ का परिक्रमा कर रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आए हुए हैं और ये पूरे महाकुंभ के दौरान यहाँ पर रहेंगे और इसी तरह से ये भजन गाते हुए अखाड़ों की तरफ प्रस्थान करते रहेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव पार्वती विवाह के दौरान भगवान शिव ने अपनी जांघ से इन जंगम साधुओं को उत्पन्न किया था, जिन्हें जंगम जोगी भी कहा जाता है। खास बात यह है कि ये जंगम जोगी मेला क्षेत्र में घूम घूम कर अलग अलग साधुओं के शिविर में शिव महिमा का गुणगान करते हैं। इससे खुश होकर अखाड़ों के साधु संत इन्हें भिक्षा देते हैं, लेकिन ये भिक्षा जंगम साधु अपने हाथ में सीधे लेने की बजाय इस टल्ली में स्वीकार करते हैं। इसके पीछे भी मान्यता ये है कि भगवान शिव ने इन्हें माया यानी धन से दूर रहने का आदेश दिया था, जिसका पालन ये लोग आज भी पूरी शिद्दत के साथ करते आ रहे हैं। साधु संतों से मिली यही भिक्षा इनके गुजर बसर का एकमात्र सहारा है। कहाँ से आए हैं? हम कुरुक्षेत्र से आए हैं। ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से ये आपका कार्यक्रम चल रहा है? हम जंगम होते हैं, 10 नाम दूना अखाड़े के पुरोहित हैं और ये हम शिव कथा करते हैं। हाँ जी। तो ये पूरे महाकुंभ के दौरान आप लोग रहेंगे, इसी तरह से गाना बजाना होता रहेगा, भजन कीर्तन चलता रहेगा? हाँ जी, हम सभी जगह जाते हैं, सब दूना अखाड़ों में जाते हैं। कितने लोग आए हैं आप लोग? हम यहाँ तो 200-250 जंगम है कम से कम। 200-250 जंगम आए हैं। तो देखा जा सकता है कि किस तरह से ये जो जंगम साधु हैं वो भजन गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं और इनका कहना है कि पूरे महाकुंभ के दौरान ये प्रयागराज महाकुंभ में रहेंगे और इसी तरह से भजन गाते रहेंगे और शिव चर्चा करते रहेंगे। इन जंगम जोगियों की तरह ही महाकुंभ में पहुंचे रबड़ी बाबा भी इन दिनों चर्चा में हैं। रबड़ी बाबा बताते हैं कि वो हर दिन सुबह 8 बजे रबड़ी तैयार कर लेते हैं, जिसके बाद इसका पहला भोग कपिल मुनि और अन्य देवताओं को लगाया जाता है और फिर श्रद्धालुओं में रबड़ी बांट देते हैं। रबड़ी बाबा उर्फ महंत देवगिरी ने ये साफ किया कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, बल्कि वो लोगों की निस्वार्थ सेवा इस तरह से कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि महंत देवगिरी रबड़ी ये सेवा अपने बूते चला रहे हैं। लोगों का भी सहयोग होता है दूध भिजवाने में? नहीं, किसी का कोई सहयोग नहीं है, स्वयं के बल पे चल रहा है। ये भगवती चला रही है, माँ काली चला रही है, आदि शक्ति चला रही है। समझो कोई दे तो बात अलग है, बाकी ऐसा मांगना नहीं किसी को, कोई चंदा नहीं है, सेवा है। महाकुंभ के लिए आए सन्यासियों में बाबा विधुरदास भी सुर्खियों में बने हुए हैं। वजह है बाबा विधुरदास इसी साइकिल पर सवार होकर नेपाल से महाकुंभ पहुंचे हैं,
जो बाबा विधुरदास का महाकुंभ का पहला अनुभव है। उनका संकल्प है कि पूरे महाकुंभ के दौरान साधना करेंगे। हालांकि उन्हें कल्पवास की परंपराओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उनका ये विश्वास है कि राधा कृष्ण और सीताराम के नाम का जाप उन्हें कल्पवास की इस कठिन साधना में सफल बनाएगा। जो नेपाल से साइकिल से चलकर कल्पवास करने संगम की रेती पर आए हैं। आप देखेंगे इनकी यात्रा, आपने कुंभ मेले में कई बाबाओं को देखा होगा, कोई घोड़े से तो कोई बाइक से तो कोई अपनी कार से, लेकिन ये बाबा साइकिल से आए हैं, वो भी संगम की रेती पर कल्पवास करने। महाराज जी, कैसा कल्पवास है आपका, वो भी साइकिल से? साइकिल से है। किस तरह से करने आए, कहाँ से आए हैं आप? नेपाल से आए हैं। संगम पे रह के तप करेंगे? हाँ, संगम पर रह के तप करेंगे। क्या रूटीन है आपका पूजा पाठ का हर दिन? हमारे 2 घंटा आराम करता है और सीताराम का धुन लगाते हैं और माता का संगम के से आशीर्वाद मांगते हैं कि सबके कल्याण करे। वहीं सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में देश और विदेश से बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। इस बीच कुछ लोग अनोखे तरीके से प्रचार प्रसार में भी जुटे हैं। इन्हीं में से एक हैं बुलेट रानी के नाम से मशहूर पीठाधीश्वर राजलक्ष्मी मंडा, जो बुलेट पर सवार होकर लोगों को कुंभ में स्नान के लिए प्रेरित करने का संदेश लेकर निकली हैं। एक दिन पहले सुंदरवन भदोई से शुरू हुआ इनका ये सफर 20 जनवरी को प्रयागराज पहुंचने पर खत्म होगा। इस दौरान ये 32 जिलों से होकर गुजरेंगी और लोगों से महाकुंभ में आने के लिए अपील करेंगी। प्रयागराज से उदय गुप्ता, आनंद राज और भदोई से महेश जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस रिपोर्ट के बाद अब हम आपको महाकुंभ से जुड़ी एक और दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर आई है बैंकॉक से, जहां पर प्रयागराज की बेटी और भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर अनामिका शर्मा ने एक नया कीर्तिमान रचा है। दरअसल अनामिका ने 8 जनवरी को बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से महाकुंभ का आधिकारिक झंडा लहराते हुए स्काई डाइविंग की, जिसे इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। अनामिका शर्मा ने अपने इस प्रयास के जरिए दुनिया भर के लोगों को महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया है। 24 साल की अनामिका के इस प्रयास के लिए उन्हें देश विदेश से बधाई संदेश मिल रहे हैं। अनामिका शर्मा भारत की सबसे कम उम्र की स्काई सी लाइसेंस हासिल करने वाली महिला स्काई डाइवर है। अनामिका को स्काई डाइविंग के लिए प्रेरणा अपने पिता अजय कुमार शर्मा से मिली। अनामिका शर्मा ने इससे पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी स्काई डाइविंग की थी और तब उन्होंने जय श्री राम और श्री राम मंदिर के ध्वज के साथ 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। ये प्रदर्शन भी बैंकॉक में किया गया है और अब महाकुंभ के लिए भी अनामिका ने ऐसा ही प्रयास किया, जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। और प्रयागराज पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म संसद कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने बताया कि पहली बार पूर्वोत्तर राज्यों के संतों को भी महाकुंभ में आमंत्रित किया गया है और उन आशंकाओं पर भी विराम लगाया जिसमें ये कहा जा रहा था कि संगम का जल स्नान और आचमन लायक नहीं है। आपने अलग अलग हिस्सों में देश के अपने मंत्रियों को भी भेजा है कि जाओ निमंत्रण देकर आओ सबको महाकुंभ का। पूर्वोत्तर पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहां के संतों को भी कहा गया है कि आप आइए महाकुंभ का आप हिस्सा बनिए। हाँ, इसमें ये बात सच है कि जो लोग किन्हीं कारणों से नहीं आ पाते थे, इसमें पूर्वोत्तर के राज्य भी हैं और दक्षिण भारत के भी कुछ क्षेत्र थे जहां से लोगों की उपस्थिति, संतों की उपस्थिति, श्रद्धालुओं की उपस्थिति किन्हीं कारणों से नहीं हो पाता था। और मुझे प्रसन्नता है कि काफी बड़ी संख्या में, काफी बड़े पैमाने पर पूर्वोत्तर के राज्यों से भी और दक्षिण भारत के राज्यों से भी, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरल से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से, महाराष्ट्र के भी सुदूर क्षेत्रों से पूज्य संतों की भी और भारी पैमाने पर श्रद्धालुओं की उपस्थिति भी इस अवसर पर होने जा रही है। योगी जी, क्या आप दुनिया भर से और देश भर से आ रहे जो जितने भी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उन सबको ये कह सकते हैं कि जो संगम पर, त्रिवेणी संगम पर जो जल है वो आचमन के लिए, स्नान के लिए, मतलब ऐसे कोई, क्योंकि बहुत सारे पर्यावरणविद कहते हैं
कि नहीं इसमें स्नान मत करो, इसका स्पर्श से भी आपको बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, मैंने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट पढ़े थे और इसलिए मैंने यहां पर आकर के कई बार, मैं पिछले 3 महीनों में एवरेज सप्ताह में 1 दिन यहां का विजिट किया हूं और मैंने यहां दौरा किया है। जब भी मैं आया हूं तो संगम के तट पर आकर के मैंने जल को देखा है, जल की मात्रा को देखा है, जल से स्नान भी किया है और उसका आचमन भी किया है। 10,300 से अधिक क्यूसेक वाटर वर्तमान में केवल गंगा जी में है, यमुना जी में है और इतना पवित्र है कि आप उसमें स्नान भी कर सकते हैं और बिना किसी संकोच के आचमन भी कर सकते हैं। महाकुंभ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के ऐसे लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है जो सनातन धर्म में आस्था और श्रद्धा रखते हैं। बहुत से विदेशी श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच भी चुके हैं और कई लोग आस्था के इस महामेले में हिस्सा लेने के लिए आने वाले हैं। वहीं देश के भी आम लोगों के अलावा तमाम जाने माने लोग भी इस महाआयोजन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचने वाले हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रयागराज के महाकुंभ में 13 अखाड़ों के हजारों साधु संतों, सन्यासियों और सैकड़ों कल्पवासियों का जमावड़ा तो लगने ही जा रहा है, जो 45 से 50 दिनों तक कुंभ नगरी में धर्म और अध्यात्म की चर्चा करेंगे। इनके अलावा करोड़ों और भी श्रद्धालु सदी के इस सबसे बड़े धार्मिक मेले में भाग लेने के लिए प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। उनमें आम लोगों के साथ साथ देश और दुनिया भर की तमाम जानी मानी हस्तियां भी होंगी। बहुत से VVIP होंगे जिनके आगमन और कुंभ स्नान के बारे में पहले से ही चर्चा नहीं हो रही है। हालांकि कुछ ऐसी शख्सियतें भी हैं जिनके महाकुंभ में आने की खबर जोर शोर से फैल चुकी है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स इनमें से एक हैं। खबर है कि लॉरेन पॉवेल जॉब्स 13 जनवरी से 29 जनवरी तक कुंभ में शामिल होंगी। बताया जा रहा है कि वो निरंजनी अखाड़े में रहेंगी और कल्पवासियों और सन्यासियों जैसा सरल और सादगीपूर्ण जीवन गुजारेंगी। अपने कुंभ प्रवास के दौरान वे हर रोज गंगा स्नान और पूजा पाठ करेंगी और धार्मिक आध्यात्मिक नियमों का पालन करेंगी। लॉरेन पॉवेल जॉब्स के अलावा सनातन धर्म में आस्था रखने वाले और भी कई खास विदेशी हस्तियां महाकुंभ में डुबकी लगाने आ सकती हैं। वहीं कई आम विदेशी नागरिक तो पहले ही प्रयागराज पहुंच चुके हैं और इस महामेले के साक्षी बन रहे हैं। खबर है कि महाकुंभ में विदेश से आने वाले अति विशिष्ट अतिथियों को उपहार के रूप में अक्षय वट के पवित्र पत्ते भेंट स्वरूप दिए जाएंगे और कम से कम 100 देशों तक अक्षय वट की महिमा के प्रसार का प्रयास किया जाएगा। जहां तक अति विशिष्ट अतिथियों की बात है तो चर्चा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रयागराज आ सकती हैं और कुंभ की तैयारियों का जायजा ले सकती हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने ही राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्हें कुंभ में आने का निमंत्रण दिया था। इससे पहले पीएम मोदी 13 दिसंबर को ही प्रयागराज पहुंचकर संगम तट पर औपचारिक पूजा अर्चना की थी। महाकुंभ के दौरान वे फिर प्रयागराज आएंगे या नहीं अभी तय नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि देश की दिग्गज राजनीतिक और दूसरे क्षेत्रों की हस्तियां जरूर महाकुंभ में शरीक होने पहुंचेंगी। यूपी सरकार की ओर से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों और बड़े राजनेताओं को कुंभ में आने का निमंत्रण दिया गया है। ये भी बता दें कि महाकुंभ में अति विशिष्ट अतिथियों के लिए बेहद खास इंतजाम किए गए हैं।
मेले में आने वाले वीवीआईपी के प्रोटोकॉल व्यवस्था के लिए शासन के बड़े अफसरों को तैनात किया गया है। प्रयागराज जिला प्रशासन के 21 अतिथि गृहों में 314 कमरों की व्यवस्था वीआईपी और वीवीआईपी अतिथियों के लिए की गई है। मेला क्षेत्र में 5 जगहों पर 250 टेंट वाले सर्किट हाउस भी बनाए गए हैं। मेला क्षेत्र में केंद्र और यूपी सरकार के विभागों के अफसरों के लिए खास कैंप और कॉटेज बनाए गए हैं। विशिष्ट और अति विशिष्ट अतिथियों की सुविधा के लिए 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। तो तैयारी पूरी है। अब वो घड़ी दूर नहीं है जब देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में आएंगे, इस महाआयोजन के साक्षी बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मौसम की। पूरा उत्तर भारत इन दिनों जबरदस्त ठंड का सामना कर रहा है। ऐसे में एक बार फिर से घने कोहरे की वापसी ने उत्तर भारत के मैदानी राज्यों को ठिठुरन से भर दिया है। मौसम विभाग का ताजा अनुमान यह है कि आज रात से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से 10 से ज्यादा राज्यों में बारिश होने के आसार हैं। वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो सकती है, जिससे मैदानी राज्यों में घना कोहरा भी छाएगा और शीतलहर भी चल सकती है। यानी कि इस जमा देने वाली ठंड से राहत मिलने के फिलहाल आसार नहीं है। बहुत कोहरा है, बहुत ठंड है। कोहरा बहुत हो रहा है, दिख नहीं रहा था। काफी ज्यादा यहाँ पर ठंड है, 6 डिग्री हो रहा था यहाँ पे। आगे आने वाले 10-12 दिनों में मुझे लगता है ठंड के कम होने के आसार तो नजर नहीं आ रहे। जनवरी में जमा देने वाली ठंड के बीच एक बार फिर मैदानी राज्यों में घने कोहरे की जोरदार वापसी हुई है। और ऐसी वापसी हुई कि आज सुबह ज्यादातर जगहों पर विजिबिलिटी बेहद कम रही। पंजाब से लेकर चंडीगढ़ तक, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक और यूपी से लेकर दिल्ली तक कोहरे ने सब कुछ अपनी गिरफ्त में ले लिया। अलग अलग राज्यों से आई इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे इस घने कोहरे ने सुबह सवेरे जनजीवन को प्रभावित किया। खासकर उन लोगों को जो गाड़ियों से सड़कों पर निकले, उन्हें अपनी अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन करनी पड़ी और रफ्तार भी बेहद कम रखनी पड़ी ताकि कोहरे के चलते कोई हादसा न पेश आए। पंजाब में एक बार दोबारा से ठंड बढ़ी है और ठंड के साथ साथ घना कोहरा छाया हुआ है। जी हां, इस वक्त हम अमृतसर अटारी हाईवे के ऊपर है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं भी किस तरह जो घना कोहरा है जो छा गया है। थिक फॉग ब्लैंकेट यहाँ पर और व्हीकल्स की जो है वो बड़ी उनको मुश्किल आ रही है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत पुअर है, बहुत आराम से चलना पड़ रहा है। और कल भी हमने देखा था यही हालात थे। अब जैसे ही जनवरी का महीना शुरू हुआ है तो लगातार पंजाब के पूरे रीजन में, खास करके जो बॉर्डर बेल्ट है वहां पर जो थिक फॉग ऑफ ब्लैंकेट है वो यहाँ पर आता है और एकदम से विजिबिलिटी को डाउन कर देता है, ट्रेन को इफेक्ट करता है, जो मोबिलिटी है उसको बिल्कुल पुअर कर देता है। और ये लगातार हालात यहाँ पर बने हुए हैं। पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ भी कोहरे की इस मार से बच नहीं पाए। रोज की तरह आज सुबह भी जब लोग अपने घरों से कामकाज के लिए निकले तो उन्हें घने कोहरे का सामना करना पड़ा। ये तस्वीर चंडीगढ़ की मशहूर सुखना लेक के किनारे की है। यहाँ आम दिनों में सुबह सैर पर आने वाले लोगों की अच्छी खासी भीड़ रहती है, मगर आज कोहरे और शीतलहर के चलते यहाँ गिने चुने लोग ही नजर आए। पहाड़ों की बर्फबारी और शीतलहर ने उत्तर भारत में कोहरे का कहर कर दिया है और चंडीगढ़ के अंदर इस कोहरे का कहर इतना है। आप देखिए कि सुखना लेक पर जो चहल पहल सुबह के वक्त नजर आती थी, जो बोटिंग यहाँ पर की जाती थी, तो अब सुबह 10 बजे भी वो बिल्कुल ठप है और पूरी सुखना लेक आपको इस फोग में, इस धुंध में नजर आएगी। मौसम विभाग की ओर से 13 तारीख का अनुमान है हल्की बारिश का और कल के मुकाबले हालांकि आज कुछ विजिबिलिटी बेटर जरूर है, लेकिन अगले 2 से 3 दिन बाद बारिश के बाद ही धूप खिलने के आसार हैं। कमोबेश ऐसा ही हाल दिल्ली एनसीआर के शहरों में भी दिखाई दिया। इस कोहरे की वजह से जहां सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं, तो वहीं दिल्ली से उड़ने वाली 100 से ज्यादा फ्लाइट्स भी लेट हो गई और दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें भी देरी से राजधानी पहुंची। मैं इस वक्त मौजूद हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर
और ये बाहर की तस्वीर देखिए, आपको साफ नजर आएगा कि अभी भी दिन के 9 बज गए हैं, लेकिन फॉग बना हुआ है। कोहरे में कोई खास कमी नहीं आई है। हालांकि जितना कोहरा सुबह 7 बजे था उससे थोड़ी कमी आई है, लेकिन बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। अब ऐसे में ट्रेनें बहुत ज्यादा स्लो हो गई हैं और 25 से ज्यादा ट्रेनें अपने समय से देर से चल रही हैं। सामने बोर्ड पर उनकी जानकारी भी दी जा रही है जो ट्रेनें समय से देर से चल रही हैं। अब कई सारे यात्रियों से हमने सुबह बात भी की, जिनका कहना था कि वो बिना इंटरनेट से जानकारी लिए या बिना बात किए टोल फ्री नंबर पर वो सीधे स्टेशन आ गए। तो जो ट्रेन सुबह 5 बजे पहुंचनी थी, एक्चुअली फ्लाइट तो आने वाली थी मुंबई वाली एयर इंडिया की 9:45 पे, लेकिन जस्ट हम बोर्ड में देख रहे हैं अभी लैंड किया है। ऑलमोस्ट 30 मिनट से ज़्यादा लेट है। रीजन क्या है? अब रीज़न तो फॉग का ही लग रहा है। क्या रीजन बताया, क्यों डिले? कह रहे वो पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, फॉग पड़ रही है, इस वजह से। इस कोहरे के साथ शीतलहर ने भी सर्दी को बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में लोग इस जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्मा गर्म चाय का सहारा लेते नजर आए। मौसम विभाग का ताजा अनुमान ये है कि आज रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिसके कारण बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। यानी सर्दी अभी और बढ़ने के पूरे आसार हैं। कल और परसों के लिए अनुमान है कि बादल होंगे और हल्की बारिश हो सकती है। तो ऐसे में जब इतना घना कोहरा पड़ता है तो इसके लिए मौसम पूरी तरीके से जब साफ होता है तब इतना घना कोहरा पड़ता है। अब जब कल और परसों बारिश हो सकती है, हल्की तो बादल रहेंगे, तो ऐसे में कल और परसों कोहरे की उम्मीद नहीं है, लेकिन सोमवार से एक बार फिर से इस तरीके से घना कोहरा पड़ सकता है। मौसम के सर्द मिजाज को देखते हुए जरूरी है कि लोग घर से निकलने से पहले खुद को पूरी तरह से गर्म कपड़ों से ढक लें और अगर ट्रेन और फ्लाइट पकड़नी है तो पहले ट्रेन और फ्लाइट का स्टेटस देख लें ताकि ठंड से बचा जा सके। पंजाब से असीम बत्सी, चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, रेवाड़ी से देशराज सिंह और धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात IIT कानपुर के कमाल की, जिसने ऐसी मशीन बनाई जो ब्रेन स्ट्रोक के 1 साल बाद भी पैरालिसिस यानी लकवा से पीड़ित मरीज को 100% तक रिकवर कर सकती है। IIT कानपुर के मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार किए गए इस डिवाइस का नाम ब्रेन कंट्रोल इंटरफेस है, जो कि फिजियोथेरेपी के उलट ब्रेन को ही एक्टिव कर देती है। यानी कि ये मशीन दिमाग हाथ के बीच दोबारा कनेक्शन बना सकती है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की रिकवरी बहुत तेजी से होती है। जटिल से दिखने वाली ये डिवाइस ब्रेन स्ट्रोक मरीजों की जिंदगी को आसान बना सकती है। ब्रेन स्ट्रोक यानी लकवे की वजह से काम करना बंद कर चुके अंग इसकी मदद से दोबारा काम कर सकते हैं। दिमाग में जाने वाली खून की सप्लाई बाधित होने की वजह से ब्रेन का कोई भी हिस्सा डैमेज हो जाता है। अगर सिर के बाएं हिस्से में खून की सप्लाई रुकती है या ब्लड क्लॉटिंग होती है तो शरीर का दायां हिस्सा प्रभावित हो जाता है। वैसे ही दिमाग के दाएं हिस्से में स्ट्रोक आने पर शरीर के बाएं हिस्से में काफी कमजोरी आ जाती है। पैरालिसिस यानी लकवे की वजह से चेहरे, पांव के अलावा हाथों पर भी असर पड़ता है, जिसकी वजह से बोलने चलने के अलावा लिखने में भी परेशानी आती है। हाथों से जुड़ी कमजोरी या परेशानी को दूर करने का काम BCI यानी ब्रेन कंट्रोल इंटरफेस नाम की ये डिवाइस करेगी। पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है जिसको हाथ या पैर का हाथ की फंक्शंस इम्पेयर्ड हो गया है, जो हाथ काम नहीं कर रहे ठीक से, उसी पेशेंट के लिए ये बेनिफिशियल होगा। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के मरीज या लिपिड प्रोफाइल बढ़ने पर लकवा मारने का खतरा ज्यादा रहता है। एक बार पैरालिसिस मार देने पर रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपी के अलावा कोई इलाज नहीं है। हालांकि कई दफे फिजियोथेरेपिस्ट मसल्स को सक्रिय करने के लिए ब्रेन स्ट्रोक के मरीज का हाथ पकड़कर खुद ही एक्सरसाइज करवाने लगते हैं, जिसका फायदा मरीजों को नहीं पहुंचता। एक्सरसाइज करा जा रहा है तब ऐसा भी होता है कि पेशेंट जो है वो दूसरा कुछ सोच रहा है, तो ब्रेन और हाथ को कनेक्शन नहीं होता है। ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों के ब्रेन और हाथों में कनेक्शन बनाने के लिए ब्रेन कंट्रोल इंटरफेस 3 चरणों में काम करती है, जिसकी वजह से मरीज खुद ही अपनी रिकवरी के लिए प्रयास करने लगता है। कंप्यूटर स्क्रीन में हम लोग पहले टास्क दिखाते हैं। टास्क है इधर लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, आपको जो भी इम्पेयर्ड हैंड है उसको बंद करना या खोलना।
तो जैसा दिखाए हम राइट हैंड को आप बंद करिए या खोलिए, तब आपको ट्राई करना है। अभी जब आप ट्राई करते हैं तो पहले ब्रेन में सिग्नल जनरेट होता है। अब जब करेक्टली सोच रहा है वो सिग्नल को हम लोग पिकअप कर लेते हैं। अगर पेशेंट करेक्टली सोच रहा है तो वो सिग्नल पिकअप करके हम लोग रोबोटिक एक्सोस्केलेटन को एक्चुएट करते हैं कि वो जो भी दिखाया गया, जैसे हैंड को खोलिए, हैंड को बंद करिए, रोबोटिक एक्सोस्केलेटन भी वही करेगा। और जब ये हो रहा है तब वो विजुअल फीडबैक भी वो देख रहा है कि ये हाथ बंद हो रहा है, खुल रहा है, तो वो भी ब्रेन को एक्टिवेट करता है। तो बेसिकली वो ब्रेन सिग्नल प्लस हैंड मोशन और विजुअल फीडबैक तीनों को एक साथ क्लोज लूप कंट्रोल में काम कराते हैं। इस उपकरण की सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रेन स्ट्रोक के 1 साल बाद भी रिकवरी में 100% मदद करता है, जबकि फिजियोथेरेपी के इलाज के तहत ब्रेन स्ट्रोक से 6 साल से लेकर 1 साल के अंदर ही मरीज के रिकवरी की उम्मीद होती है। IIT कानपुर का दावा है कि ब्रेन कंट्रोल इंटरफेस के इस्तेमाल से भारत में 4 मरीज और यूके में 4 मरीज की 100% रिकवरी हो चुकी है। फिलहाल दिल्ली के एक मशहूर अस्पताल में इसका क्लिनिकल ट्रायल अभी भी जारी है, जिसके पूरा होने पर ब्रेन स्ट्रोक से जुड़ी दिव्यांगता को दूर करने वाली ये मशीन बाजार में आ सकती है। ऐसे भी खराब लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से भारत में कोरोनरी हार्ट डिजीज के बाद ब्रेन स्ट्रोक मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। भारत में साल 1990 से अब तक यानी 34 साल में ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में 51% की बढ़ोतरी हुई है। देश में हर साल 1,85,000 ब्रेन स्ट्रोक के मामले आते हैं। इसका साफ मतलब है कि हर 40 सेकंड पर एक व्यक्ति ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो रहा है। वहीं हर 4 मिनट पर व्यक्ति की इस बीमारी से मौत हो रही है, जबकि भारत में ब्रेन स्ट्रोक दिव्यांगता का 5वां सबसे बड़ा कारण बन चुका है। जिससे जूझ रहे मरीजों के लिए ब्रेन कंट्रोल इंटरफेस किसी वरदान की तरह साबित होगा। बिना फिजियोथेरेपिस्ट की मदद के भी उनके 100% तक रिकवर हो जाने की उम्मीद बनी रहेगी। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।